गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हमारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग बुद्धि पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी में हम लोग बुद्धि टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले दो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। और उसमें हम लोगों ने एक सिद्धांत ये पढ़ा था, एक कारक, दूसरा था द्विकारक। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है तीसरा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ने ये बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है वो कई सारे कारकों का समूह होती है। ना तो उसमें एक कारक होता है, ना उसमें दो कारक होता है, बल्कि उसमें कई सारे फैक्टर का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिनका अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? ये थे थर्स्टन। ठीक, इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि होती है वो प्रमुख रूप से 7 योग्यताओं का समूह होता है। ठीक है, जिसमें 7 योग्यताएं होती हैं। पहले उन्होंने 6 बताई थी, बाद में उन्होंने उसकी एक संख्या बढ़ा दी थी, जिसमें 7 हो गई थी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं, उन्होंने क्या क्या बताया था। क्योंकि कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से 3 इसमें से दे देंगे और एक अलग दे देंगे, इसमें से कौन सी थर्स्टन ने सामूहिक योग्यता में नहीं बताई थी, कौन सी बुद्धि किस प्रकार का जो है बुद्धि का तत्व जो उन्होंने नहीं बताया था। तो इस वजह से हम लोग इसको अलग अलग देख लेंगे, याद भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट है इसमें शब्द बोध क्षमता। सॉरी, यहाँ पे शाब्दिक, शब्द नहीं शाब्दिक, हालांकि मतलब वही होता है, लेकिन फिर भी जब इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो काफी कंफ्यूजन ना हो। बोध क्षमता, इंग्लिश भी नोट कर लीजिएगा। इसका होता है वर्बल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। ठीक, वर्बल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। नंबर 2 पे है शब्द प्रवाह। अभी मैं समझा दूंगी क्या क्या है, आप पहले नोट कर लीजिए। क्षमता, इसको कहेंगे वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। इसको इसमें लिख लीजिए, और इसको डिनोट किससे करते हैं? W, और इसमें लिख लीजिए V ब्रैकेट में आगे, क्योंकि अभी इनका एक फॉर्मूला बनेगा। नंबर 3 पे आता है दैशिक योग्यता। भी मैं आपको समझा दूंगी क्या क्या है दैशिक योग्यता। और इसको कहते हैं स्पैटियल एबिलिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं? S से। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर पे आता है आंकिक, मार्कर दूसरा देखो, योग्यता। इसको इंग्लिश में कहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इसको डिनोट करेंगे N से। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा नंबर 5 पे तार्किक योग्यता। ठीक है, इसको कहेंगे रीजनिंग एबिलिटी, और इसको डिनोट करेंगे R से। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पे आएगा आपका स्मृति योग्यता।
मेमोरी एबिलिटी, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। और नंबर 7 की प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता इसको कहेंगे परसेप्चुअल स्पीड, परसेप्चुअल पी है ये, परसेप्चुअल स्पीड, परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्पीड एबिलिटी। ये इन्होंने सबसे बाद में एक्स्ट्रा बाद में जोड़ दी थी। पहले 6 स्टार्टिंग में उन्होंने 6 ही बताई थी और बाद में ये 7 में ऐड की थी। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सी सबसे लास्ट में ऐड की थी तो ये प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति होगी। अब मैं आपको इसको एक समझा देती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है शाब्दिक बोध क्षमता, यानी जैसे कोई शब्द है तो हम उसको उसका अर्थ कितने अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई शब्द है अधिगम, अब अधिगम किसी ने बोल दिया तो हम उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं कि अधिगम क्या होता है। तो बहुत लोगों का जो ये होता है शाब्दिक बोध क्षमता बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग साहित्य पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा ये अंडरस्टैंडिंग पावर, वर्ड अंडरस्टैंडिंग जो है यानी शाब्दिक बोध क्षमता बढ़ेगी। ठीक है ना, जब पढ़ेंगे नहीं, जैसे हमको पता ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है तो हमें क्या पता चलेगा। नंबर 2 होती है शब्द प्रवाह क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे हम कोई किसी से बात कर रहे हैं या कभी कभी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उस समय जो हमारा जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है। कुछ लोगों को देखा हो आप लोगों ने बात करते करते अटकते हो ना, वो मैं ये कह रहा था कि ऐसे करते रहते हैं, उन्हें जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब क्या है कि उनका जो कहीं ना कहीं उनका जो डिक्शनरी पावर होती है, यानी जो शब्द भंडार है वो कहीं कम पड़ रहा है उनको, तो इसलिए वो उनको मतलब विचार तो मन में आ रहा है लेकिन उसको किस शब्द से अच्छे से एक्सप्रेस करें वो उनको शब्द ही नहीं मिल रहा प्रॉपर। तो ये होता है शाब्दिक प्रवाह क्षमता। तो जैसे हम लोग किसी चीज़ों में, जैसे नेता लोग भाषण बहुत अच्छा देते रहते हैं तो उसमें जो है लिखवा लेते हैं वो लोग, मोस्टली क्या करते हैं, लिखे रहते हैं, उसको पढ़ा करते हैं। इसी वजह से क्योंकि वो कहीं अटक ना जाए, कहीं भूल ना जाए, उनको एक प्रॉपर वर्ड ही ना मिल पाए। तो जिन लोगों का ये बहुत अच्छा होता है वो बिना देखे, आपने अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच वगैरह सुनी होगी, कभी देखा हो टीवी पे, तो कभी भी जो है लिखवा के नहीं अपने आप से बोलते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जो शब्द प्रवाह क्षमता यानी वर्ड पावर है बहुत अच्छी है ना। और अगर अच्छा टीचर बनना है, अच्छा वक्ता बनना है तो हमें अपना वर्ड पावर अच्छा करना होगा, अदरवाइज हमें प्रॉपर कोई सुटेबल वर्ड ही नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत रुकना तो कॉमन है, जैसे हम लोग भी कभी कभी अटक जाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा, जिसका एक टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो, हमें बहुत देर तक हम कर रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये होती है हमारी शब्द प्रवाह क्षमता। कुछ लोगों को देखा होगा जैसे कविता पाठ वगैरह करते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लुएंटली उतार चढ़ाव के साथ अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है शब्द प्रवाह क्षमता। नेक्स्ट पे आते हैं दैशिक योग्यता। ये क्या होती है? ये होता है स्पैटियल एबिलिटी। जैसे कुछ लोगों ने कहीं गए और या फिर उनसे कुछ बनाने के लिए बोला गया, ड्रॉ करने के लिए, ये ड्राइंग से रिलेटेड होता है स्पेशली। तो जैसे किसी से बोला गया तो उन्होंने बहुत अच्छा ड्राइंग बना दिया, मैप अगर किसी से देखिए आप बिल्कुल जैसे लगता है कि बिल्कुल एकदम छाप दिया उन्होंने। तो इसका क्या मतलब है, जो दैशिक योग्यता है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, मोस्टली जितने आर्किटेक्चर होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है दैशिक। नेक्स्ट पे आते हैं आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी हम अपनी कैलकुलेशन, जैसे जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मैथ्स वगैरह सॉल्यूशन करते हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं कर तो लेते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगाते हैं, है ना। काफ़ी लोग बहुत जल्दी सेकंड्स में करके दे देते हैं। तो ये कितना जिसका अच्छा होगा वो जो है जो भी कैलकुलेशन वाली चीज़ें होंगी उनको जल्दी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ते लिखते सिर्फ उन्हीं का, आप लोग व्यवहारिक जीवन में आ जाइए, दुकान वालों को देखिए, कहीं कभी पढ़ने नहीं गए लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं। और एक काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी होते हैं जिनको जो है उनका वीक होता है, टाइम लगता है उनको करने में, है ना। तो ये होता है आंकिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो जैसे
किसी ने कोई तर्क दिया है ना, कोई बातचीत की, तो अपनी बात उसके काट में या उसके समर्थन में कोई कोई चीज़ें हम लोग बताते हैं उनको, तो उसको कहते हैं तर्क देना। ठीक है, तो किसी किसी का तर्क इतना मजबूत होता है कि अगला फिर उसको उसकी काट ढूंढ नहीं पाता। तो ये जिसका अच्छा होगा, मोस्टली जैसे वकील लोग जो बनते हैं, लोग वकील होते हैं, उनकी ताकि क्योंकि योग्यता बहुत अच्छी होती है ना, तभी तो इतना अच्छा बोल लेते हैं। नेक्स्ट है स्मृति योग्यता, यानी किसी चीज़ को कितनी देर तक हम लोग याद कर सकते हैं। उस चीज़ को जितना हम लोग जल्दी याद कर लें और काफ़ी लंबे टाइम तक याद रखें, वो होती है हमारी मेमोरी एबिलिटी। काफ़ी लोगों को देखा होगा कि उनको बचपन की बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं, और कुछ लोगों को देखा होगा जल्दी भूल जाते हैं, खुद ही भूल जाते हैं जल्दी, मुझे भी बहुत दिन तक याद नहीं रहता। नेक्स्ट होता है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब प्रत्यक्ष आपने कोई ज्ञान, जैसे कहीं से कुछ चीज़ देखी है, जैसे कहीं आप कहीं गए, कोई रास्ता आपने देखा, तो वो आपके दिमाग पे एकदम फिक्स हो जाता है, उसको आप कभी नहीं भूलते हैं। तो ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता, यानी आप उस चीज़ को देखा और कहीं गए, रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, आप 10 साल बाद उधर से निकले तो आपने बता दिया कि वहाँ एक मंदिर था। ठीक, तो ये होता है आपने प्रत्यक्ष उस चीज़ को देखा हुआ है और देखा हुआ आपको लंबे टाइम तक याद है। ठीक है, और उसका आप अच्छे से वर्णन भी कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, या फिर कहीं आप घूमने गए तो उसे यात्रा वृत्तांत का वर्णन कर दिया। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता। ठीक, ये 7 है, पहले शुरुआत में 6 थी और बाद में एक ये लास्ट वाले हमने जोड़ी थी। इस पे इन्होंने फॉर्मूला बना दिया था, इंटेलिजेंस इज इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इंटेलिजेंस इज इक्वल टू, ये सारे इन्होंने एक एक का वर्ड उठा लिया था, तो V प्लस W प्लस S प्लस N प्लस R प्लस M, और ये था P प्लस P। ठीक, इसको कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए कि इसमें से V का मतलब क्या है या W का मतलब क्या है। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लेंगे। अब जाते हैं सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, वो है थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक को आप सब लोगों ने पढ़ा होगा बीएड में, बीटीसी वगैरह में। इसका जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान, बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि इसने सीखने के भी सिद्धांत दिए हैं और बुद्धि के क्षेत्र में भी काफ़ी वर्क किया इसने, बहुत अच्छा। तो इसका जो हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है वो सिद्धांत पढ़ेंगे, उसको कहेंगे, लिख लीजिए, बहुतत्व सिद्धांत। ये बहुतत्व या मल्टीफैक्टर थ्योरी, बहुतत्व सिद्धांत, ये है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक, इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमारे जो बुद्धि होती है, बुद्धि में ना तो एक तत्व होते हैं, ना 2 तत्व होते हैं, ना 7 तत्व होते हैं। जो हमारी बुद्धि होती है उसमें मल्टी फैक्टर्स होते हैं, यानी बहुत सारे कारक, बहुत सारे तत्व होते हैं जिससे मिलकर हमारी बुद्धि बनी होती है। ठीक है, मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसने क्या कहा कि हमारी जो बुद्धि होती है, ठीक है, बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे तत्वों में से हम 2 भाग में उसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है प्राइमरी कारक, पी फैक्टर, पी फैक्टर, और दूसरा होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें
इसमें जैसे ये आपने देखा ये बना हुआ है, इसमें से जो बाहर वाले जो भी भाग हैं ये देखिए बाहर वाले ये ठीक है, ये प्राइमरी एबिलिटी को शो करती है। यानी P1 इसको हम नाम दे दें, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, P5 है, ये 6 है। ये जो बाहर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सब प्राइमरी एबिलिटी है। लेकिन आपने ये चीज नोटिस की होगी, इसके अंदर का भाग ये देखिए, ये वाला, ये सब में जो है कुछ ना कुछ कॉमन है। ये वाला पोर्शन जो कॉमन है, इसको थॉर्नडाइक ने कहा कि ये हमारा कॉमन पार्ट होता है। क्या होता है, हमारी बुद्धि का कॉमन हिस्सा होता है, कॉमन पार्ट होता है। जो इसमें लिख लीजिए, सॉरी हमने थर्स्टन में थॉर्नडाइक ने लिखा, लिख लीजिए, प्रतिपादक का नाम लिख लीजिए, प्रतिपादक कौन ये, थॉर्नडाइक। ठीक, तो इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में दो तरह के तत्व होते हैं, प्राइमरी, ये देखिए मैंने P1 P2 और एक के कॉमन पार्ट पोर्शन होते हैं। यानी जो हमारी प्राइमरी एबिलिटी होती है उनमें भी कुछ भाग जो होता है वो कॉमन होता है। अब ये कॉमन क्या होता है हम लोग देखेंगे। जो प्राइमरी फैक्टर होता है, इसने बताया कि जो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं इसमें हमारा गणित है ना, रीजनिंग और होता है भाषाई विकास, यानी जितने पढ़ने लिखने के दिमागी उस तरह के काम होते हैं वो सारे किससे होते हैं, P फैक्टर से। ठीक, और जो कॉमन फैक्टर होता है उससे हमारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी हमने जो पढ़ा हुआ है, जो सीखा हुआ है, जो पढ़ेंगे सीखेंगे वो किससे सीखेंगे, P फैक्टर से। ठीक, लेकिन जो पढ़ा हुआ या हमने कुछ सीखा है, कोई चीज़ कौशल जो सीखे हैं या कोई जीवन में जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसका जो ट्रांसफर होता है, यानी उसका दूसरी चीज़ में जो ट्रांसफर होता है किसकी वजह से होता है, कॉमन फैक्टर। इन्होंने कहा कि भैया, और याद करिए आप लोगों ने स्पीयरमैन ने क्या बताया था, उन्होंने भी बताया था G फैक्टर यानी जनरल फैक्टर बताया था ना, जनरल फैक्टर। लेकिन इसने ये कहा कि मेरा जो कॉमन फैक्टर है वो स्पीयरमैन के G जैसा नहीं है, क्योंकि स्पीयरमैन की तो जान ही G में बसती थी, याद है आपको। उन्होंने क्या कहा था कि G से हमारे जीवन की जो भी सफलता असफलता है ना, जीवन में जो भी हमको मिलेगा और ज्ञान का जो भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे या जो हमारी एस बुद्धि है उसको किस तरह से यूज करना है वो सब किसमें था, G में था ना। तो स्पीयरमैन की जान किसमें बसती थी, G में। लेकिन हमारा जो कॉमन, इन्होंने कहा भैया मेरा जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है वो स्पीयरमैन की G जैसा नहीं है। क्यों, और जो मेरा कॉमन फैक्टर है वो केवल तभी होगा जब, इस पर डिपेंड करेगा, और केवल तभी होगा जब सीखी हुई एक बात और सीखी जाने वाली दूसरी बात में समानता होगी। ठीक, कैसे बताती हूँ। जैसे हम बच्चे को सिखा रहे हैं x, y और z। ठीक, अब हमने बच्चे को ये लिखना सिखाया और इसको लिखने के बाद हम लोग बच्चे को ये लिखना सिखाएंगे, x, y और z। अब देखिए, अगर हम इन सब को 100% माने तो इसमें क्या होगा, सिर्फ साइज ही तो छोटा हुआ है, बाकी एज इट इज है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, 100% होगा लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल समान से ही दिखते हैं तो बच्चा बना लेगा। उसमें क्या है, सिर्फ ये बड़ा है और ये छोटा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं y में क्या होगा, y भी सेम ही है, थोड़ा सा इसमें जो है इसको जो है ऐसे बना के करा गया। तो इसमें मान लेते हैं हम लोग की जो है 95 या 90% होगा, 90% ले लेते हैं। ठीक, और ये वाला x जो है ये भी काफी सिमिलर है, बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है ना, तो ये भी 90% इसको मान लेते हैं। यानी ये हमारा 100% था, ये 100% था और ये भी 100% था। तो इनका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितना हुआ, इसका तो 100 एज इट इज हो गया है ना, y का 90% हुआ, इसका भी 90% हुआ, यानी इन सब में समानता थी, इसलिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हुई, ज्यादा हुई। अब एक चीज मैं और नोट करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ E, F और ये रहा G। अब इसको हम जब बच्चे को स्मॉल लेटर्स में राइट करना सिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, E, F और G। अब आप देखिए ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये E और ये E इसकी बनावट कैसी है, बिल्कुल अलग है। देखिए F को देखिए, इसकी बनावट भी बिल्कुल अलग है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितना होगा,
हार्डली 2 या 3%। इसका देखिए ये भी अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें समानता कम है इसलिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत कम होगा, और इसमें समानता ज्यादा है इसलिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत इजीली हो जाएगा। तो इन्होंने ये कहा, जो थॉर्नडाइक थे वो यही समझाना चाहते थे कि जो मेरा पी फैक्टर है ये तो चीज़ों को सीखने, यानी जो दिमागी जितनी चीज़ें होती हैं जैसे गणित सीखना, रीजनिंग सीखना, पढ़ने लिखने वाली जितनी चीज़ें वो पी फैक्टर पे डिपेंड करेंगी। और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो यानी हम जीवन में जो भी कौशल सीखते हैं, जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, अनुभव से जो चीज़ें अर्जित करते हैं, वो इस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो इस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि जो दो चीज़ें हैं, यानी सीखी गई चीज़ और सीखी जाने वाली चीज़, उसमें कितनी समानता पाई जाती है। इसको हम अपने आम दैनिक, ये लिखना पढ़ना तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया था, अदरवाइज इसको हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं कि जैसे कुकिंग है, ड्राइविंग है, इसमें जैसे एक ही तरह की चीज़ें जो होती हैं उसमें हम लोग जल्दी सीखते हैं, और जो डिफरेंट तरह की होती है उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है सीखने में। ठीक, तो ये था हमारा थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसके बाद अभी एक दो सिद्धांत और बचे हैं जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बाकी का सबका कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, सिर्फ उससे सिद्धांत या उनके प्रतिपादक के नाम आते हैं, तो मैं आप लोगों को एक दिन में सिर्फ राइट करवा दूंगी। ओके, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।